नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लैब के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं, असलियत ये है कि 200 सीट के लाले पड़े हुए हैं वहां। बाकी सब लफाजी तो बहुत लंबी लंबी, अब हम 600 पार का नारा देते तो उससे कोई मतलब है नहीं। हालात ज्यादा खराब है बीजेपी के इस बार, और उसकी वजह है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। चारों तरफ जिस तरह के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं और लोग खुल करके बोल रहे हैं। इन 10 साल में एक बड़ा बदलाव हुआ है कि जब 5 साल हुए थे उस समय लोग खामोश थे, बोल नहीं रहे थे, उनको थोड़ा सा उम्मीद बनी हुई थी। लेकिन इस समय चाहे किसान हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, वो वोकल हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर के, अपने खींचते अधिकारों को लेकर के वो थोड़ा कॉन्शियस हुए हैं। और इस पर राहुल गांधी की 2 यात्राएं, जिसमें पहली यात्रा में उन्होंने देश को जोड़ने की बात की और जिस तरह की असहिष्णुता देश में फैल रही थी उसके खिलाफ एक पैदल यात्रा उन्होंने की लंबे समय तक। उसके बाद वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले और इन्हीं दोनों यात्राओं के जरिए ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। मैं समझता हूं कि एक तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो सामाजिक न्याय का दस्तावेज है। जैसे कभी ग्रेनवेल ऑस्टिन ने भारत के संविधान के बारे में कहा था कि ये सामाजिक न्याय का दस्तावेज है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के बारे में कहा जा सकता है कि ये सामाजिक न्याय का संपूर्ण दस्तावेज है। पहली बार एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसमें न्यायपूर्ण जो पूरा वितरण है उसकी आकांक्षा दिखाई पड़ती है। और मुझे तो याद आता है नेहरू जी ने एक फ्रांस के लेखक से उस समय बात की थी, और जब उसने ये पूछा कि आपकी चुनौतियां क्या है, आपकी समस्या क्या है देश की, तो नेहरू जी ने यही कहा था कि ये जो अन्याय परक समाज है उसमें न्याय परक समता स्थापित करना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती उन्होंने दर्शाई थी कि एक ऐसे धार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना। ये 2 बड़ी चुनौतियों की चर्चा की। आज के हालात ये है कि जो गरीब है, जो धीरे धीरे यूपीए के शासन काल में खास करके जो मनमोहन सिंह की अपनी आर्थिक नीतियों के चलते और जिस तरह की सरकार चली थी, उस समय कम से कम आपको मिनिस्टर भी पता होते थे कि पंचायती राज मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। आज आपको नहीं पता होगा। एक आध मंत्री भले ही आप जानते हो, वित्त मंत्री की निर्मला सीतारमण जी हैं, इसके अलावा कौन मंत्री है कोई नहीं जानता। असली फैसला कहां से होता है ये सबको पता है। तो लोगों के लिए हुआ क्या है, आप उस समय को अगर याद करेंगे तो सूचना के अधिकार से लेकर के भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसी जन पक्षधर नीतियां, ये तमाम जो काम हुए थे और उसी वजह से माने अगर सामान्य जनता सशक्त ना हो जाए तो जो देश की सामंती ताकतें थी, जो पूंजीवादी ताकतें थी, उन्होंने गठजोड़ कर लिया। बीजेपी की आरएसएस क्या है? एक सामंती तत्वों का जमावड़ा है जो इस देश को अन्याय परक समाज में तब्दील करना चाहते हैं, आज्ञा परक समाज में तब्दील करना चाहते हैं। उनके पीछे वो पूंजीवादी शक्तियां खड़ी हो गई थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जो समान वितरण की प्रणाली शुरू हो रही है इससे तो हमारी कितनी, और राहुल गांधी इस समय जिस तरह से बोल रहे हैं तो उससे तो वो पूंजीवादी ताकतें घबराई हुई हैं। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा कितना मिलता है मोदी जी को, ये तय करना होगा इस देश के सामान्य लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, कि आपके अधिकारों के, आपकी सुरक्षा की जो बात करने वाले लोग हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे या 15 लाख का जुमला देने वालों के साथ खड़े होंगे। अभी एक और जुमला मोदी जी ने फेंका कि ईडी के जरिए जो पैसा
इकट्ठा हो रहा है वो हम सामान्य लोगों में बांटेंगे। लोग इस बात को जान गए हैं कि ये कितना बड़ा जुमला है, और मुझे लगता है कि अब तस्वीर बहुत कुछ साफ है। यही वजह है कि प्रशासनिक मशीनरी का जो दुरुपयोग चल रहा है, आप देखिएगा आचार संहिता लागू है लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इधर आचार संहिता सीधा कहती है धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, सेना का दुरुपयोग करके सेना के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। पिछले चुनाव में जो हुआ, अभी भी पुलवामा का नाम ले रहे हैं मोदी जी, तो बेशर्मी की हद तक। लेकिन क्या जनता इसको बर्दाश्त करेगी? मुझे लगता है कि अब सारा कुछ उस जनता के हाथ में है जिसे ताकत, मत देने का अधिकार और संवैधानिक अधिकार स्वाधीनता आंदोलन के बाद इस देश के उन लोगों ने दिए जिनमें नेहरू, गांधी, अंबेडकर ये लोग थे। तो क्या उनकी विरासत को, उनके सपनों को ये लोग छोड़ देंगे और उनके झांसे में आ जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं। इसीलिए ये नारा होता है। असली बात यह है कि 200 के लाले पड़े। जी बिल्कुल, 200 के लाले। देखिए, ये जो खबर घटना हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से खबर आ रही है कि बहुत सारे राजपूत नाराज हैं और उन्होंने योगी जी का ट्वीट पहले लगा करके फिर अपनी तमाम मांगे सामने रखी हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहे। वही बिहार में अश्विनी चौबे ने कहा कि शायद ब्राह्मण होना उनके लिए दिक्कत पैदा कर गया। तो इस समय की जो राजनीति है, उस राजनीति में जो अपर कास्ट है उसको बीजेपी ऐसे मानती है कि ये तो वोट करेंगे ही, जाएंगे तो जाएंगे कहां? ये बात पहले भी एक दो नेता कह चुके हैं कि कहां जाएंगे। अब इधर जो परिस्थितियां बनी हैं, भाई बेरोजगारी तो हर व्यक्ति के यहां है, महंगाई का बोझ तो हर व्यक्ति पर पड़ना है, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट हो। तो ये अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो वो जो राजपूत हैं वो ये कहते हैं कि अभी जिन राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम बने उसमें राजपूतों की कोई भागीदारी नहीं। भजनलाल शर्मा वहां पे भी चल रहा है, राजस्थान में भी नाराजगी है, गुजरात में खुल करके एक ठाकुर समुदाय, क्षत्रिय समुदाय बीजेपी के खिलाफ अड़ा हुआ है। तो परिस्थितियां बीजेपी की जो इस समय है कि जो उसका कोर वोटर है वही नाराज बताया जा रहा है। वो क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहां फूके हुए कारतूस लाए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा या इसीलिए हम लोगों को हंसी आती है, नारा दे रहे हैं आप 400 पार का, और ला कहां से रहे हैं? समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, कांग्रेस से। और वो कैसे लोग जिनको खुद कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही है, उन्हें आप ला रहे हैं, तो उनके जरिए आप जीतेंगे। इसीलिए जो बीजेपी का वर्कर रहा जिसने 30-30 साल दिया उस पार्टी में, उसको किनारे लगा दिया जाता है। राज्यसभा किसको भेज दिया जाता है? अशोक चव्हाण को, जो कांग्रेस पार्टी से निकल करके आए, एक दिन आए तो चौथे दिन उनको पहुंचा दिया राज्यसभा में। तो क्या ये बीजेपी के लोगों को नाराज नहीं करेगा? वही अनरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। और ये जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग है, दरअसल बीजेपी की कोशिश ये है कि वो ये दिखाए कि देखिए वो पिछड़ों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, और उस चक्कर में वो अपना कोर वोटर अपने हाथ से जाने दे रही है। और ये नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है। ये जरूर है कि बीजेपी का वो मजबूत आधार है, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी सभा हुई है, जैसे गुजरात में विरोध हो रहा है, राजस्थान में ठाकुरों राजपूतों के बीच में वो चल रहा है, ये कहीं मुश्किल में न डाल दे। अश्विनी चौबे का कितना असर होगा बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूं जी। लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, गुजरात में, यहां पे तो बीजेपी को सीधा नुकसान होने जा रहा है। तो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से आप देखें, चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, अगर आप अपना आधार वोट ही खो देते हैं, वो उसमें ही आप अविश्वसनीय हो जाते हैं, तो फिर कहां से? और सच्चाई ये है कि जितना बाहर से आए लोगों ने वहां मलाई काटी है, जिनको हम लोग एकेडमिक्स की भाषा में आजकल नवनेकरवादी कहते हैं। संघ तो लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग नए नए संघी हो गए,
और नए नए संघी जाकर के वो कोई इस पद पर पहुंच गया, कोई उस पद पर पहुंच गया, तो अच्छी खासी भलाई काटी। अब जो पुराने बेचारे संघ में काम कर रहे थे उनको कुछ मिला ही नहीं, तो वो या तो खामोश बैठ गए हैं या कई बार वो इस पूरी राजनीति की बुराई करते हुए नजर आते हैं। तो इसका असर तो पड़ेगा ही स्कोर बोर्ड पे। इसीलिए आपकी हालत तो यह है कि आप 200 तक नहीं पहुंच रहे। बात आप चाहे जितनी, जैसे वो 15 लाख की बात है वैसे ही इसकी भी बात है। और इधर राहुल गांधी के बारे में मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जहां पर ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के बड़े लीडर चले गए हैं, बहुत सारे लीडर बीजेपी में जा रहे हैं। जनता लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। तो नेता भले ही वो फूके हुए कारतूस भले ही चले जा रहे हो, लेकिन लोग तो राहुल गांधी के साथ, खड़गे जी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इधर बीजेपी में अपने आधार वोट में नाराजगी दिखाई पड़ रही है। इसका असर इन चुनावों में डेफिनेटली पड़ने वाला है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।